तो देखिए, हाल ही में पूरे विश्व में एक महामारी का प्रकोप बढ़ गया था और ये थी कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस। जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी फैल रही थी, तो भारत की गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी से जो उत्पन्न आपातकालीन स्थिति थी, उससे निपटने के लिए 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की स्थापना की थी। यही शॉर्ट में है पीएम केयर फंड। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम केयर फंड की स्थापना कब की गई थी? तो 27 मार्च 2020 को स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा, किस बीमारी से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई है? तो कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए स्थापित किया गया है पीएम केयर फंड। आगे देखिए, ये जो पीएम केयर फंड है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो कि पब्लिक की चैरिटी से, मतलब इसमें पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक जो चैरिटी करती है उसके द्वारा पैसा आता है पीएम केयर फंड में, इसीलिए इसे कहा गया है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। देखिए, जो पीएम केयर फंड है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। मतलब वर्तमान में पीएम केयर फंड के अध्यक्ष भी कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और इनके अन्य 3 सदस्य भी होते हैं, जिनमें हमारे पास एक है रक्षा मंत्री, एक है गृह मंत्री और एक है वित्त मंत्री। मतलब पीएम केयर फंड का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और इसके जो अन्य 3 सदस्य होते हैं वो होते हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। पीएम केयर फंड की राशि की सीमा का जो निर्धारण है वो नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, पीएम केयर फंड में कोई भी नागरिक जो है वो अनलिमिटेड चैरिटी कर सकता है। और याद रखिएगा, पीएम केयर फंड भारत का एकमात्र ऐसा फंड है जिसमें विदेशी सहायता भी ली जा सकती है। मतलब विदेश से भी अगर कोई चैरिटी करना चाहता है तो वो पीएम केयर फंड में चैरिटी कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि पीएम केयर फंड का आखिर कार्य क्या है? तो देखिए, पीएम केयर फंड से जितनी भी राशि प्राप्त की गई है, मतलब जितने भी नागरिकों ने चैरिटी की है, वो पूरी राशि को आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में काम में लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, नागरिकों की जो सुरक्षा है उसके लिए जो अनुसंधान किया जाता है, उन्हें भी प्रोत्साहित करने के लिए पीएम केयर फंड की राशि दी जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से जो पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो कोविड-19 की जो चुनौतियां है उससे निपटने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है पीएम केयर फंड को। दूसरा जो फंड हमारे पास है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष अर्थात एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। अब ये क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जो है, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। अब इसका वर्क क्या है? तो देखिए, इसे किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण जो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब कोई सी भी आपदा हो, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, कोई सी भी आपदा में आपातकालीन जो स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है। किसे? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो नागरिकों द्वारा चैरिटी के रूप में दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का जो पैसा है वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मतलब देश की जो संचित निधि है उससे पैसा दिया जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को। देखिए, ये जो एनडीआरएफ है ये राज्यों की मदद करता है, लेकिन तब जब एसडीआरएफ में राशि उपलब्ध ना हो। अब ये एसडीआरएफ क्या है? तो देखिए, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। मतलब जब भी किसी राज्य का जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसमें जब पैसा नहीं होता तो वो केंद्र से सहायता मांगता है, तब केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्य को राशि उपलब्ध कराता है उस प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए। तो देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड में क्या डिफरेंस है? तो चलिए हम इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एनडीआरएफ में जो पैसा आता है, मतलब जो वित्त उपलब्ध करवाया जाता है, वो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सरकार ये पैसा कहाँ से लाती है? तो देखिए, सरकार जो एनडीआरएफ में पैसा डालती है वो देश की संचित निधि से आता है। अब ये क्या होता है? तो देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये केंद्र सरकार का एक अकाउंट है। देश के नागरिक जितना भी टैक्स जमा करते हैं वो सभी पैसा देश की संचित निधि में जाता है
और इसी निधि से निकाल कर सरकार देश के विकास के लिए उसे खर्च करती है। तो जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उसमें भी पैसा कहाँ से निकाल कर दिया जाता है? देश की संचित निधि से। लेकिन पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो आम नागरिक से चैरिटी के तौर पर लिया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, ये जो एनडीआरएफ है वो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की तब मदद करता है जब राज्य के पास राशि उपलब्ध न हो। लेकिन जो पीएम केयर फंड है वो किसी भी स्थिति में मदद करने के लिए तैयार रहता है। पूरे देश में जब कोरोना महामारी फैल रही है तो पूरे देश में पीएम केयर फंड का पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है सीएजी, वो एनडीआरएफ के खातों को ऑडिट करता है। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो एनडीआरएफ में पैसा जाता है वो देश की संचित निधि से जाता है, इसीलिए इसको ऑडिट भी कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। लेकिन पीएम केयर फंड का जो पैसा है उसे सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि ये पैसा संचित निधि से नहीं निकाला गया है। देखिए, एनडीआरएफ की जो जानकारी है वो आरटीआई अधिनियम जो 2005 में लाया गया था उसके तहत मांगी जा सकती है। मतलब कोई भी नागरिक एनडीआरएफ की सूचना आरटीआई दायर करके मांग सकता है, लेकिन पीएम केयर फंड की सूचना आरटीआई के तहत नहीं मांगी जा सकती। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक आरटीआई आवेदन के रेफरेंस में जवाब दिया था कि जो पीएम केयर फंड है वो 2005 आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसीलिए इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। तो अभी तो फिलहाल आरटीआई के तहत पीएम केयर फंड की जानकारी नहीं दी जा रही है। भविष्य में जैसा भी निर्णय होता है वो भविष्य में देखा जाएगा। तो देखिए, अब आप में से अधिकतर लोगों को जो दो डाउट यहाँ पर आए होंगे वो है एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी और एक है आरटीआई अधिनियम। तो आइए हम इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आरटीआई की। अब ये क्या होता है? तो देखिए, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में देश में लागू किया गया था। अब इससे क्या होता है? तो देखिए, देश में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो कार्य हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए तथा इन सभी संस्थाओं की जो जानकारियां हैं उन्हें आम नागरिकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में देश में लागू किया गया था। अब ये जो सूचना का अधिकार है इसे संसद में पारित किया गया था 12 मई 2005 को। इसे याद रखिएगा, 12 मई 2005 को इसे संसद में पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार देश में लागू कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति एक आरटीआई दायर करके किसी भी सरकारी संस्थान की जितनी भी जानकारी उसे चाहिए वो ले सकता है, ये उसका अधिकार है। अब क्वेश्चन आता है कि यह अधिकार संविधान के किस आर्टिकल के तहत मिला है? तो देखिए, सूचना का जो अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता है। अब ये क्या है? तो देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो मौलिक अधिकारों के तहत शामिल किया जाता है और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसी में सूचना के अधिकार को भी शामिल किया गया है। यह आपका अधिकार है कि आप किसी भी सरकारी विभाग के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कहलाता है। इसे कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो देखिए, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 148 है उसमें देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है उसकी व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में सीएजी का पद दिया गया है? तो आर्टिकल 148 के तहत सीएजी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारत के संविधान का जो आर्टिकल 149 है उसमें सीएजी के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अर्थात सीएजी के क्या कार्य होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, ये सभी भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि सीएजी का काम क्या है? तो देखिए, लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण जो वित्तीय व्यवस्था है उसका नियंत्रण करता है कौन? सीएजी। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, देश की जो संचित निधि होती है जिसकी अभी हमने बात की थी, सरकार का जितना भी पैसा रहता है वो किस में रहता है? संचित निधि में। अब ये संचित निधि में से जितना भी पैसा निकाला गया है और जितना भी पैसा आया है उन सभी का ऑडिट करता है देश का सीएजी,
मतलब ये जो देश की वित्तीय व्यवस्था है उसको नियंत्रित करता है। आगे देखिए, इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये 65 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। मतलब सीएजी की रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65 वर्ष है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पीएम केयर फंड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, पीएम केयर फंड की स्थापना हुई थी 27 मार्च 2020 को। इसे याद रखिएगा, 27 मार्च 2020 को बना है कौन? पीएम केयर फंड। और पीएम केयर फंड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही पीएम केयर फंड के क्या होते हैं? अध्यक्ष। मतलब वर्तमान में पीएम केयर फंड का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष मतलब एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 में लाया गया था, इस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है एनडीआरएफ। इसके अलावा भारत में जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई अधिनियम कब लाया गया था? तो भारत में आरटीआई अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। क्लियर? और इसे संविधान के किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, जो सूचना का अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 19 में शामिल किया गया है। ये जो आर्टिकल 19 है ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है और इसी में शामिल है कौन? सूचना का अधिकार। आगे देखिए, भारत का जो सीएजी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप जानते हैं संविधान के आर्टिकल 148 में किसका उल्लेख किया गया है? सीएजी का। और अगर पूछ लिया जाए कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा सीएजी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे देखिए, संविधान में सीएजी के कार्य और शक्तियां मतलब जो उनके कर्तव्य और जो उनके पावर हैं वो संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो याद रखिएगा आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्य और शक्तियां दी गई है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी की जो 2019 में एग्जाम हुई थी, ये देखिए उसी पेपर की कटिंग है। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अभी हमने बात की है आर्टिकल 149, तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 149। और पूछ लिया जाए कि सीएजी का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया है पद का, और 149 में सीएजी के कार्य और शक्तियां दी गई है, मतलब उनके जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 149 में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।